नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज के दंगल में हम राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आज मतगणना का दिन है। पहले दौर की काउंटिंग में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 वोट। वोटों की गिनती अभी भी जारी है और आखिरी नतीजे का ऐलान पूरे हिंदुस्तान को है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह मतदान हुआ, विपक्षी दलों के नेताओं ने भी देश की पहली महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और जिस तरीके से मतगणना के पहले दौर में ही द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त हासिल की है, उससे जीत की उम्मीद और पुख्ता हो गई है। ओडिशा के रायरंगपुर से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है और इसी जश्न के साथ सबसे बड़ा सियासी सवाल कि क्या एक बार फिर विपक्षी एकता का खेला हो गया, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी की पहल पर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर दांव चला था। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, जबकि द्रौपदी मुर्मू बहुत ज्यादा आगे इस वक्त खड़ी हुई हैं 540 वोटों के हिसाब से। और इस लिहाज से अगर इन वोटों के आंकड़े को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि द्रौपदी मुर्मू का देश का 15वां राष्ट्रपति चुना जाना तय है। इन सब के बीच विपक्षी एकता का जो दांव चला गया था, वो दांव ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से यही लगता है कि विपक्षी एकता का खेला हो गया। हालांकि आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने 5 लाख लोगों की सभा की। वहां ममता बनर्जी के निशाने पर मोदी सरकार थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में आज एक नया नारा भी दिया है, पुष्पा स्टाइल के डायलॉग भी बोले और अगले यानी 2024 के चुनावी नतीजों को लेकर अभी से भविष्यवाणी की। तो दिल्ली से कोलकाता तक की तमाम सियासी संकेतों के क्या मायने हैं, इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के शहर में उत्सव का माहौल है। रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न मनाया जा रहा है। देसी घी के ये लड्डू जो हैं वो पैक हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि हर एक इंसान को, रायरंगपुर उड़ीसा के हर एक इंसान को एक लड्डू मिले अपना मुंह मीठा करने के लिए। वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के स्कूल में उल्लास का माहौल है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जश्न की तैयारी है। उनका जो निवास है पूरी तरीके से सजावट से भर चुका है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि फूलों से पूरा घर सजाया गया है, शामियाना बनाया गया है। क्योंकि देश के 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों का सपना अब रायसीना की पहाड़ी पर दमकेगा। राष्ट्रपति चुनाव में हुए मतदान की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दौर की गिनती के बाद ही साफ होने लगा था कि आजादी के 75 साल बाद एक महिला आदिवासी का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना तय हो चुका है। अब तक जो दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, माना यही जा रहा है कि 62% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती हैं द्रौपदी मुर्मू, जबकि दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद की बात करें तो 66% वोट 2017 में उनको हासिल हुए थे। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करती हैं, जैसा कि अब तक लग रहा है, तो ये पहली बार होगा जब देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी। यकीनन उनकी आवाज को बुलंद करने का मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। एक तीर से दो निशाने, एक तरफ 2024 के चुनावों के मद्देनजर उन तमाम आरक्षित सीटों पर बड़ा संदेश कि देखिए आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को मजबूत करने का काम बीजेपी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को हराकर दरअसल बीजेपी ये भी बताना चाहती है कि विपक्षी खेमा जो बार बार एकजुटता का संदेश देता है, उसके भीतर कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घटना देश के आदिवासी समुदाय के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। जैसे आजादी के बाद पहली बार एनडीए ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया है। विपक्षी दलों के तमाम एकजुटता के बावजूद एनडीए के उम्मीदवार को यूपीए के नेताओं ने वोट दिया है। एनडीए के विरोध में कोई गठबंधन भी नतीजों के लिहाज से कामयाब नहीं हो पाया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भी संभावित विपक्षी गठबंधन कामयाब नहीं दिखता। 2024 के फिल्म से पहले 2022 के ट्रेलर में एनडीए ने विपक्षी दलों की कथित एकता को धूल चटा दी है। यही वजह है कि जिस ममता बनर्जी की अगुवाई में
इस राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार तय किया गया, उसकी शिकस्त के बावजूद ममता बनर्जी मोदी विरोधी गठबंधन की भविष्यवाणी कर रही हैं। আজকে এত বৃষ্টিতেও এত ঝড় জলেও যখন আপনাদের একটাকেও সরাতে পারেনি, তখন মনে রাখবেন মানুষের এই বৃষ্টি বিজেপিকে 24 সালে ভারতবর্ষ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। ममता शहीदी दिवस मना रही हैं। 1993 में मारे गए 13 कार्यकर्ताओं की याद में टीएमसी ये कार्यक्रम करती है, लेकिन 28 जून को ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ जिहाद शुरू करने का ऐलान किया था और ममता का वो जिहाद ऐसे शुरू हुआ। आप हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं कि हम कभी झुकता नहीं है। हम देश पे झुकता है, हम देश का बात पे झुकता है, देश का प्यार पे झुकता है, देश पर काम के झुकता है। देश का कोई बुरा दिन आए तो हम देश का पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन हमको ईडी से मत डराओ, हमको सीबीआई से मत डराओ, हमको रुपया बंद करने से मत डराओ, ऐसा बात मत करो। कोलकाता में 5 लाख लोगों की रैली में ममता बनर्जी ने महंगाई के मुद्दे पर, मुरमुरे पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर ममता ने अग्निपथ योजना में जाति कॉलम का मुद्दा उठाया। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ममता ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मुद्दा उठाया। लोकतंत्र के मुद्दे पर ममता ने महाराष्ट्र सरकार गिराने का मुद्दा उठाया। विनिवेश मुद्दे पर एयर इंडिया और सेल का मुद्दा उठाया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रेन से दिल्ली आकर घेराव करने की धमकी भी दी और नया नारा भी दिया। तो सोचिए बीजेपी पार्टी, हर पार्टी तो आपको डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम ट्रेन करके लड़ी करके हम पूरा आपको दिल्ली में जाएगा और घेराव करेगा दिल्ली का रास्ता में। राष्ट्रपति चुनाव में शिकस्त खाने के बाद विपक्ष एक बार फिर धूल झाड़ कर खड़ा होना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ममता बनर्जी की नई ब्रांडिंग के साथ कितने विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं। कोलकाता से ऋत्विक, अनुपम मिश्रा और दिल्ली से मिलन शर्मा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो विपक्षी एकता का क्या खेला हो गया है। जिस तरह के नतीजे अब तक निकलकर सामने आए हैं, द्रौपदी मुर्मू का देश का अगला राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय हो चुका है और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल, हालांकि गरजती बरसती हुई ममता बनर्जी कोलकाता में जरूर नजर आई, लेकिन 2024 के लिए विपक्ष की राह क्या इतनी आसान है जितना कि वो दावा कर रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधव आनंद जी, आप नेता हैं जेडीयू के, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इदरीश अली, लीडर हैं टीएमसी के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखाई देंगे और अलग अलग हिस्सों से हमारे कई संवाददाता जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगी कि सभी को टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। हमारे साथ सूर्याग्नि भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी राजधानी से जुड़ चुके हैं, मिलन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के गांव का रुख कर लेते हैं। वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जश्न का माहौल तो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अभी किस तरह की तस्वीर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप, सूर्याग्नि? देखिए तस्वीर दिखाएंगे यहाँ की कि कितना उत्साह है लोगों में और यहाँ पे तिरंगा लेके लोग ऑलरेडी देखिए बलून्स भी ये लोग वेव ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में और दिमाग में ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति बनने वाली ही है। खाली कंफर्मेशन और डिक्लेरेशन की का पेंडिंग है। बाकी इन लोगों को लगता ही है कि वो राष्ट्रपति, देखिए कैसे क्रैकर्स भी, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तिरंगे लेके लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, एक बार पूछेंगे कि ये जश्न कब तक चलेगा? बहुत सुबह से चल रहा था, अभी कितना चलेगा? अभी लगता 25 तारीख तक चलेगा ये। 25 तारीख क्यों? 25 तारीख को जब ये लेगी शपथ ग्रहण है तब तक चलते रहेगा वो। बहुत लोगों के हाथ में ये तिरंगा भी है, ये लेके क्या करेंगे? ये लेके अभी थोड़ा देर के बाद एक तो मार्च करेंगे, पूरा शहर में परिक्रमा करेंगे, फिर उसके बाद अभी लड्डू तो बांटा खा लिए, उसके बाद परिक्रमा करेंगे। फिर पहले हम लोगों ने दिखाया था कैसे लड्डू बांटे जा रहे थे और ये देखिए फिर से यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा तब तिरंगा लेके इस पूरे टाउन में, इस पूरे जगह पे रैली करेंगे यहाँ के जितने भी स्थानीय हैं।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं, सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं 25 तारीख तक, यानी कि जब तक वो शपथ नहीं ले लेती हैं तब तक यूं ही ये जश्न चलता रहेगा। सीधे मिलन शर्मा का राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। मिलन, आज जहां पर मौजूद है, तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, बीजेपी खेमा काफी ज्यादा उत्साहित है, वो मानकर बैठा हुआ है कि राष्ट्रपति बनी चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। किस तरह की खबर आप देंगे हमें? बिल्कुल चित्रा, फिलहाल यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जो निवास है दिल्ली में, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर मंच पर एक जो कुर्सी रखी गई है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए रखी गई है। हो सकता है वो राष्ट्रपति पद जीतने के बाद लोगों से बातचीत करें, लेकिन हमें जो पता चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो इस वक्त उस तरफ का नजारा अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर दी गई है कि हमें वहां जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो मैसेज जाएगा सामने वो यही जाएगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर उनके निवास पहुंचेंगे, और एक तरीके से अपने आप में ये एक बड़ा संदेश इंतजार सिर्फ हो रहा है चित्रा, आपका और मेरा दोनों का, कि कब ये फाइनल रिजल्ट्स बाहर आते हैं, और उसे लगातार हम देखते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो सपोर्ट उन्हें मिला है, वो सपोर्ट की वजह से वो आगे चल रही हैं अभी भी। चित्रा, बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। तैयारियां यहां पर भी पूरी हो चुकी हैं। जल्दी से हिमांशु का रुख करते हुए और उसके बाद अपने जो खास मेहमान जुड़े हुए उनके पास जाएंगे। हिमांशु, राजधानी दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, और बड़ी तैयारी उन तमाम आदिवासी गांवों को लेकर भी है जहां जश्न मनाकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी, ताकि 2024 के लिए सीधा संदेश आदिवासियों के बीच पहुंच जाए उसका। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 1,35,000 गांव हैं जहां पर जश्न मनाया जाएगा, और ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी जनता की संख्या ज्यादा है वहां पर ये सारी तैयारियां हैं। और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली बीजेपी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है। अगले 3 दिन तक सांसद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है वो जाकर लोगों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। जो पिछड़े हैं, जो उस बेल्ट से आती है जहां पर कुछ भी नहीं था, उनको अगर यहां पर लाकर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच को सोचना होगा आपको। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं चित्रा, आपसे कुछ देर के अंदर जो है 10 राज्यों के जो सेकंड फेज का काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और जो चुनाव अधिकारी हैं पीसी मोदी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के, वो ब्रीफ करेंगे मीडिया को कि कितने वोट किसको मिले। अभी तक जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई थी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों के जो वोट वैल्यू है उसको बताया था। जिस हिसाब से अगर देखें तो 748 वोटों की गिनती हुई थी, 15 इनवैलिड हुए थे, और 17 सांसदों ने वोट जो है वो नहीं किया था। उस हिसाब से 540 सांसदों का समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू को मिला था। उनकी वोट वैल्यू 370 थी, और 208 जो है यशवंत सिन्हा को मिले थे, जिनकी वोट वैल्यू 1,45,000 है। लगभग दुगने से ज्यादा का अंतर है, और मुझे लगता है जब फाइनल टैली आएगी तो ये अंतर जो है बरकरार रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा अंतर जो है अब देखना ये रहेगा कि द्रौपदी मुर्मू का जो वोट प्रतिशत रहता है वो कितना रहता है। जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि 1957 के राष्ट्रपति के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जो दोबारा चुनावी मैदान में थे, उनको सबसे ज्यादा अब तक के मार्जिन से 99.5% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, जबकि सबसे कम रहा था 1969 में वीवी गिरी को 50.2% वोट मिले थे। लेकिन इस बार क्या 60% से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहेंगी द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गिनती खत्म हो चली है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। दूसरे दौर की जो मतगणना जारी थी और थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। मिलन, कुछ जानकारी दे रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि बात करते हुए लगातार यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई, और ये बहुत बड़ा बोर्ड जो है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो के साथ अभी यहाँ पर लगाया गया है। आप भी बता रही थी कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है, और यहाँ पर स्टेज पर तैयारियां भी अपनी तेजी पकड़ चुकी हैं। अभी ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, अभिनंदन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और भी सारे जो यहाँ पर प्रायोजन है उनके
तैयारियां अब तेजी पकड़ चुकी हैं, क्योंकि दूसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो गई है और अब लग रहा है कि जल्दी ही वो वक्त सामने आएगा जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी और यहाँ पर और भी ज्यादा हलचल दिखाई देगी। चित्रा, मिलन, जो ये पीछे बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, दरअसल इसके पीछे एक खास संदेश है और न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जब भी इस तरह की बड़ी होर्डिंग या पोस्टर या बैनर बनेगा तो उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ही चेहरा होगा, किसी भी और नेता का चेहरा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली होर्डिंग सामने भी आ चुकी है और देश भर में यही कवायद है। जश्न मनाने की पूरी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। मेहमानों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हालांकि विपक्षी दलों की ओर से प्रयास तमाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक के जो आंकड़े हैं, क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने विरोधी दलों का खेला कर दिया? जी चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं देश को बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम दूसरी महिला राष्ट्रपति के ऐलान की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद ऐलान संभव है और पहली जनजातीय समुदाय से महिला राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जब भी मौका मिला है, जिस तरह के राष्ट्रपति कैंडिडेट और राष्ट्रपति दिए हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने। उसके बाद में दलित समुदाय से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, और अब आने वाले राष्ट्रपति या होने वाली राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय से पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तीनों उदाहरण शानदार हैं, तीनों का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, प्रेरणा स्रोत है पूरे देश के लिए। और ये तीनों खास तौर से किसी एक परिवार विशेष की सेवा नहीं, इन्होंने तीनों ने राष्ट्र की सेवा करी है। लेकिन एक कमी तो रह गई ना, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया। नौजवानों की एपीजे अब्दुल कलाम को जब एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी को फोन करके उनसे समर्थन मांगा था और सोनिया गांधी ने समर्थन कर दिया था कलाम साहब का, जिसके बाद 90% वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार तो वोटों का अंक गणित जो कहता है 60%, 60 से 65% के आसपास ही रहेगा, तो यहां पर तो चूक हो गई ना एक। वो आंकड़ा तो हासिल नहीं कर पाएंगे आप लोग। नहीं, एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मौका था विपक्ष के पास, जहां पहली जनजातीय महिला जिसने देश की सेवा करी हो, उनका उनके जो परफॉर्मेंस रही है, पूरे समाज सेवा जो रही है, वो अपने आप के अंदर प्रेरणा है। बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के पास, लेकिन गंवा दिया उन्होंने। संदेश पूरे देश को दिया जा सकता था, जनजातीय समुदाय को दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना। तो ये तो उनकी कमी रही। एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी कोशिश करी कि सब एक साथ आकर एक यूनानिमस हम सिलेक्शन करें, इलेक्शन करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ये कमी रही ऑपोजिशन। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, की कमी तो खास तौर से दिखाई दे ही रही है। था जब बड़ा दिल दिखाते हुए एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती, लेकिन आपने वो नहीं किया और ऐसा लग रहा है 2024 के ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव में ही विरोधी दलों का खेला हो गया। उनके सवालों पर जवाब दीजिए अखिलेश जी। चित्रा जी, आपने प्रश्न किया कि अटल जी ने फोन किया था सोनिया जी को, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो इनिशिएटिव लेता है और वो प्रत्याशी का पहला अधिकार उसका होता है, वो विपक्ष से बात करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कोई किसी राजनीति विशेष का नहीं, वो पूरे देश का होता है। और यहां पे अब की बार भी अगर मोदी जी फोन किए होते, क्यों नहीं फोन किया, क्यों नहीं कंसर्न किया? दूसरा दल तो छोड़िए, उनके पार्टी के लोगों को भी नहीं कुछ पता रहता क्या होने वाला है। फोन क्या किसी को पता था क्या बीजेपी में कर देते समर्थन? अरे करते पहले तब ने। आज आरोप लगाने पे, आज आरोप लगा रहे हैं, फोन किए होते तो उसके बाद अगर बात नहीं मानी गई होती तब आपका या किसी का अधिकार बनता। वो प्रिविलेज तो आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं दिया। और देखिए, ये बीजेपी है, जब तक इसका काम रहता है ये बड़ी अच्छी से मार्केटिंग करती है। अब हमारे राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारा था, उनको आदिवासी बता के बात कर रही है। इसके पहले भी राष्ट्रपति महोदय जो अभी हैं वर्तमान में, उनको भी दलित का बकायदा प्रेस नोट सारी जारी करके बात करती थी। ठीक है, लेकिन यही बीजेपी कह रही है कि हम आदिवासी गांव में जाएंगे, ये करेंगे, इतने लाख गांव में जाएंगे और आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 को
यही बीजेपी डाइल्यूट कर रही है, अपने मित्रों को इजीली जमीन दे सके। बिल ला रही है 2022 में, मार्केटिंग कर रही है कि आदिवासी राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, तो मार्केटिंग लेकिन से दिक्कत है हकीकत में आपको? आदिवासियों के लिए, अगर वो सुन बना लीजिए रहे हैं प्लीज, तो क्या दिक्कत है? नहीं आदिवासियों, करूंगी ना सुना आपसे। करिए, अरे सुना करिए राष्ट्रपति प्लीज, के बात चुनाव अब का कंप्लीट दिन है होने आज। दीजिए। हाँ, बात आप कंप्लीट कर लीजिए, अरे, क्रॉस क्वेश्चन सुन है के लीजिए लीजिए। बिना नाराजगी के। मेरा ये सवाल है, तो मार्केटिंग जब से फुल दिक्कत स्टॉप हो है? तो क्रॉस क्वेश्चन किया करिए। अरे आपका फुल स्टॉप नहीं होता है ना, इसीलिए तो भाई दिक्कत यही है। तो बोलिए बोलिए बोल हमारा लीजिए, बोल काम लीजिए। है तथ्य, हमारा काम है तथ्य रखना। दिक्कत होगी बीजेपी को, हमें नहीं दिक्कत हो रही है। हम तो इनके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं कि आज यहां बैठ के आप सारे लोग, बीजेपी के नेता, पूरे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने एक दलित आदिवासी को मौका दिया है, हम दलितों आदिवासियों के गांव में ये करेंगे। और आप उन्हीं के जो अधिकार के कानून है 2006 में जो कांग्रेस के समय बनाए गए थे, उसको डायलूट कर रहे हैं आप। शक्ति यादव जी भी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूंगी, लेकिन राज्यवर्धन जी उसके पहले अखिलेश जी के सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मार्केटिंग खूब करते हैं आप लोग, और उन्हीं आदिवासियों की जमीन को लेने का काम भी किया जा रहा है आप लोगों की ओर से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ये सरकार का अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नीचे जमीन तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। और जो ये विपक्ष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिएगा, ये विपक्ष हमेशा कभी इनको दोष नहीं निकाल सकते कि क्या कर रहे हैं। ये दोष निकालते हैं स्पेकुलेशन में, आगे ऐसा होने वाला है। अभी जैसे ये बोल रहे ना कि इसको डाइल्यूट करने वाले हैं, SC एक्ट, ST एक्ट को मजबूत कर दिया, बिल लाने वाले हैं आप, जनजातीय OBC आयोग लेकर आ गए, OBC आयोग। अरे ये बोल रहे, तभी तो मैं बोल रहा हूं, स्पेक्यूलेशन में बात करते हैं ये कि जो सरकार काम कर रही है उसमें तो कभी दोष निकाल ही नहीं सकते। स्पेक्यूलेशन में काम करते हैं, क्योंकि स्पेक्यूलेशन तो कुछ भी कर सकते हैं। जो ये रात को इनको एक सपना आता है वो स्पेक्यूलेशन हो जाता है। SC ST एक्ट को हमने मजबूत करा, OBC आयोग हमने बना दिया, हमारा 60% जो कैबिनेट है वो ST SC और OBC का है। तो हर तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ये सिर्फ नारे लगाते थे, हम असली में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इनको तो मिर्च लगेगी उस वजह से। अब अखिलेश जी से मैं जवाब ले लूंगी कि मिर्च ज्यादा लग रही है क्या, लेकिन उसके पहले शक्ति सिंह जी आपके पास आते हुए और फिर मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। माधव आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, आप लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणी की द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उनके नहीं बोलने को लेकर और भी तमाम बातें, लेकिन अब तो देश की अगली महामहिम वो बनने जा रही हैं। और पहली बार हिंदुस्तान में ये होगा जब आदिवासी कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। उसके ठीक पहले विपक्षी दलों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन कर दिया ना खेला बीजेपी ने आप लोगों का। चित्रा जी, राष्ट्रपति का पद सबकी राय के बाद परंपरा रही है कि होता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के अहंकार में इन कर्तव्यों के निर्वहन करने में चूक की। प्रतिपक्ष के साझा उम्मीदवार के घोषणा के बाद उम्मीदवार का आपने घोषणा किया। पत्रकारों ने पूछा नेता प्रतिपक्ष से कि मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहिए, स्वाभाविक बात है। और आज द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे तो सम्मान करेंगे। हाँ, अभी वो मूर्ति है या राष्ट्रपति बनेंगी? सवाल जीतने आपने के मेरे बाद प्रश्नों को समझा नहीं है। नहीं, मैंने पूछा, मैंने जो सवाल किया चित्रा जी पहले वो जान, पत्रकारों ने पूछा कि मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहिए ना। और सवाल है कि हाँ, नहीं बोलने पर तो अपेक्षाएं रहती है देश की, और सब लोगों की अपेक्षा थी कि द्रौपदी मुर्मू जी अपनी बातों को हर स्टेट में जाकर के रखते, क्योंकि संवैधानिक पद ही नहीं बल्कि संविधान की जाके वो बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात तो कर रही थी, अलग अलग पार्टियों से वोट डालने की अपील कर रही थी, आपने नहीं देखा क्या? और एक आदिवासी महिला को आप लोग ही इनिशिएटिव देते हुए सपोर्ट कर देते। बिहार में तो बड़ी तादाद में आदिवासी है ना, बिहार में, झारखंड में, अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर, इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं वहां पर। नहीं, अरे आप तो सब आप ही कह चुके, गुजरात में चुनाव होना मैं ये बात कह भी नहीं सकता। आपने कहा, कारण भी आप बता देते हैं, उसके जवाब भी आप दे देते हैं और सवाल भी कर देती हैं। प्रतिपक्ष के पास कभी लौट कर करके एक आध बार भी कहीं गए क्या? द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग के पास आते, हम लोग समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता था। हम लोग लगातार, ऐसा नहीं, केरा नारायण साहब भी बने हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी बने हैं, प्रतिभा पाटिल भी बनी है। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने मजबूरी में यशवंत सिन्हा का समर्थन किया,
द्रौपदी मुर्मू आप लोगों के पास पहुंच गई होती तो फिर आप लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देते। और ये बात भी सच है, पहली पसंद तो यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के थे नहीं। एक एक नाम सामने आए, जब सबने मना कर दिया तो यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने आगे बढ़ा दिया और खुद ममता बनर्जी ने कहीं जाकर उनके लिए प्रचार नहीं किया ताकि उनको वोट मिले। देखिए चित्रा जी, एक बात आपको पूरी बात हमारी समझ लीजिए या पूरी बात कहने दीजिए। सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसे पदों पर सर्वानुमति सर्व की राय करने सत्ता प्रतिष्ठानों का कर्तव्य होता है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो साझा उम्मीदवार प्रतिपक्ष देगा, बैठेगा नहीं। यह लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का एक अपना कर्तव्य है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक अलग होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में एक अलग होता है। ठीक है, माधव आनंद जी, प्रधानमंत्री जी ने फिर वही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को फोन करके अमूमन द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी दी थी। ये लोग कह रहे हैं विरोधी दलों को भी फोन कर लेते तो आज परिस्थिति अलग होती। द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से जीतकर पहुंचती राष्ट्रपति भवन, चूक हो गई। चित्रा जी, सबसे पहली बात कि आज तो पूरा देश गर्व कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला महामहिम की पद को संभालने के लिए जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। कुछ ही देर में हो सकता है कि ये घोषणा हो जाए कि मुर्मू जी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो गई हैं, और वो हो सकता है किसी भी क्षण आ सकता है। एक ऐतिहासिक दिन है मुझे लगता है। और जहां तक आपने कहा कि एनडीए ने एक आम सहमति से, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की। पहले एनडीए के जितने घटक दल थे वहां सहमति बनाने की बात हुई, उनको इन्फॉर्म किया गया। और एनडीए के अलावा जो विपक्षी पार्टियां भी थी, जहां से उम्मीद हम लोग कर रहे थे, उन लोगों से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत की। और इसी का परिणाम है कि आज जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, उस आंकड़े में एनडीए के उम्मीदवार बहुत ही आगे हैं। मुझे लगता है विपक्ष ने मौका तो उन्हें गवा ही दिया। दूसरी बात, जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं, कोई भी संवैधानिक पद पे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो या एनडीए के द्वारा हो, हम लोगों ने कभी भी कोई गलत टीका टिप्पणी नहीं की, चाहे विपक्ष के उम्मीदवार के ऊपर। लेकिन जिस तरह कई दलों के लोगों ने जिस तरह जो है सो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो शब्द का यूज किया, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं था। ऐसे शब्दों से और ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। आप बच सकते थे, ठीक है, आप लोकतंत्र है, आप जिसको समर्थन करना चाहें करें, आपका पार्टी है, लेकिन शब्दों के माध्यम से इस तरह का चोट पहुंचाना मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। यादव जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, ये बात तो बिल्कुल सच है। एक महिला के बारे में, एक आदिवासी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी आपके नेता की ओर से की गई, क्या पछतावा है आप लोगों को इस बात का, जो देश का महामहिम बनने जा रहा है? नहीं, आप मेरी बात, अरे शक्ति यादव जी सुनिए ना, नाहक की बात नहीं है, नाहक की बात नहीं, सब लोग जानते हैं। is 1886 valid votes valued at 6,73,175, out of which Srimati Draupadi Murmu gets 1349 votes valued at 483,299. 4,83,299, and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes valued at 1,89,876 so far. For the states, the counting which has been done so far, it is total valid votes is 1138. Value of votes is 149,575. Srimati Murmu gets 809 votes valued at 105,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes valued at 44,276. Grand total, the total valid votes 1886, value of such votes 673,175. Srimati Draupadi Murmu gets 1349, valued at 483,299. 483,299, and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes, valued at 189,876. 189,876.
The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. We'll let you know. पीसी मोदी को आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की गिनती खत्म हो गई है और जो बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई है, दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में। और वहीं यशवंत सिन्हा जो विरोधी दलों के विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, उनको मिले हैं 1,89,876 वोट। ये बड़ी जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। कुछ ही पलों में माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर इस तरह से देश की 15वीं महामहिम और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य उनको मिलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2,029 वोट मिले हैं, जिनकी वैल्यू है 44,276 329। और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में, उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349, जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई, कम से कम अब तक का आंकड़ा ये साफ साफ कहता है कि यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले बहुत पीछे खड़े हैं और दूसरे दौर की वोटों की गिनती पूरी होने के बाद द्रौपदी मुर्मू कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हैं, जबकि यशवंत सिन्हा मुकाबले में दूर दूर तक अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी सवाल के साथ शक्ति यादव जी, जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, देखिए आप लोगों ने यशवंत सिन्हा को विपक्षी उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वो पहली पसंद विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर नहीं थे। इसके पहले कई नामों पर चर्चा हो गई। जब सबने मना कर दिया तो फिर यशवंत सिन्हा का नाम बंगाल से आता है सामने। तो इस रूप में भी विपक्षी एकता धराशायी होते हुए पहले ही नजर आई, क्योंकि कोई भी चेहरा आपको नहीं मिल रहा था और जिसको आप चाहते थे वो चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि हार तय है। शक्ति यादव जी। चित्रा जी, प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीछे नहीं हट सकता है। हाँ। लोकतंत्र में हार जीत के तराजू पे चुनाव नहीं लड़े जाते, वसूलन चुनाव लड़ जाता है, अपने नीतियों पर चुनाव लड़ी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव को गैर विवादित रखनी चाहिए थी। ये सत्ता प्रतिष्ठान का कर्तव्य था, अपने कर्तव्यों को निर्वहन में पीछे हो गए। सवाल है चित्रा जी कि आप जब इनिशिएटिव नहीं लोगे, प्रतिपक्ष चुपचाप बैठेगा क्या? आपकी जाकर के देवड़ी पर जाकर के सष्टांग होकर कहा कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। प्रतिपक्ष को खुद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। प्रतिपक्ष का इतना बड़ा दिल नहीं है क्या? ऐसा देखिए, यहाँ पर आदिवासियों की बात थी। देश में 8.9% उनकी तादाद है। कई सीटों पर उनकी मौजूदगी जीत और हार तय करती है। नो, ऐसी राजनीति ऐसे नहीं होती है चित्रा जी। किसी आप एक व्यक्ति को पूरे वर्ग और पूरे समूह के आप जोड़ दीजिएगा, उसके कल्याण से ऐसी राजनीति नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से क्या आपको लग रहा है कि उनके जो जनजातीय समुदाय है उनका कल्याण नहीं होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, इस देश में कई वर्गों से लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई लोग उच्च पदों पर चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया क्या? हम ये बात मानने के लिए तैयार है कि जनजातीय से है, अंतिम पंक्ति से एक स्वाभिमान का सवाल है, एक गौरव का प्रश्न है, वो है, इसको मैं मानता हूं। अब मैं भी जीतने के बाद मैं ही बधाई देता हूं, लेकिन सवाल है कि प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। हम अपने जाकर के ड्योढ़ी पर जाकर के अब समर्थन अपने मांग में जबरन समर्थन आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के बड़े पद पर पहुंच जाने से पूरी जाति का, पूरे समुदाय का कल्याण नहीं हो सकता है।
सबसे पहले तो चित्रा जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके चैनल पर ही ये दिखावा भी नहीं कर पा रहे। इनकी बातों से, विपक्ष की बातों से घमंड टपक रहा है। घमंड, आप बार बार उनसे पूछ रही हैं कि एक अच्छा अवसर था कि आदिवासी समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ कर सकते थे, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं हमसे कोई बात नहीं करना है, हमसे ये नहीं करना है। मतलब इतने बड़े हो गए हैं ये विपक्ष वाले कि ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा समाज है, आदिवासी जो है, अगर उनके समाज से एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की सेवा करी है, अवसर मिल रहा है उनको आगे आने के लिए, लेकिन नहीं साहब, हमसे ये नहीं करा, हमसे वो नहीं करा। ये इतने बड़े हो गए हैं, इनका घमंड है और इनका घमंड चूर चूर हो रहा है ये इसी चुनाव से, और आगे भी होगा। ये दोहरा चेहरा ये दिखा रहे हैं अपना कि बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ये सिर्फ अपने घमंड के पीछे रह जाते हैं। और जहां तक बात रही कि राष्ट्रपति पद पर एक पहली आदिवासी महिला पहुंच रही हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ा संदेश भी है और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा समर्थन भी है, प्रेरणादायक भी है कि उनके समाज से कोई आने वाला जिसने देश की सेवा करी हो वो सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकता है। जहां तक बात रही कि सरकार ने क्या करा, तो सरकार ने तो एसटी एक्ट को भी मजबूत करा, ओबीसी के अंदर आयोग भी बनाया है, ये सारे काम करें। 60% कैबिनेट हमारा एससी, एसटी और ओबीसी का है, तो हर तरह से काम हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, काम कर रहे हैं पूरा। लेकिन आज विपक्ष का जो घमंड है वो सबके सामने हो गया, इनका दोहरा चेहरा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। अब अखिलेश जी, बड़े बड़े उदाहरण तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश के सामने रखे हैं। मुझे तो 1969 का चुनाव याद आता है, जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल तो आप ही ने सेट किए हैं। चित्रा जी, लगता है हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इनको उस व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप वो नहीं आता है जो फैक्चुअल होते हैं। सांसद भी संभवतः हैं जयवर्धन जी। जो मैंने कहा कि आदिवासी बिल को डाइल्यूट किया जा रहा है और उस पर इनको जानकारी नहीं है, अजीब सी बात है। वो बिल बाकायदा जो है नोटिफाइड हो चुका है 28 जून को उसको डाइल्यूट करने का, और ये कहने ऐसा हम नहीं करते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। इन लोगों को जानकारी रहती नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं आया इनके पास। दूसरी बात, हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम आदरणीय राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुर्मू जी के गांव में बिजली पहुंची। बिजली इनके गांव में, इनके गांव में 2 पूर्वे हैं। एक पूर्वे पे जिसमें ये विधायक 2 बार रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं, बिजली नहीं थी। राष्ट्रपति बनने के बाद बिजली पहुंची। पत्रकार आपके, आज तक के भी पत्रकार गए थे वहां, आप लोगों ने स्टोरी की है कि उनके गांव में बिजली नहीं है। मत कह दीजिएगा कि कहां से स्टोरी आई, आप लोगों ने स्टोरी की है। तो तीसरी बात कि पिछले डिबेट में ये किसी ने कहा था, आप लोगों ने बहुत आपत्ति जाहिर की थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? बात उठाना लाजिमी था, क्योंकि हर प्रत्याशी इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कमाल साहब भी किए थे, कलाम साहब भी किए थे, प्रणब मुखर्जी दा किए थे, अभी जसवंत साहब किए थे। बीजेपी में बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारी राष्ट्रपति महोदया कैसे करती? बोलने दिया जाएगा तब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। नॉमिनेशन पेपर तक तो खुद अकेले नहीं दे रही हैं, जो नियम है। तो ये जो बातें करते हैं, पूछा था अखिलेश जी। अब देखिए, यहाँ पर इतिहास में मुझे लगता है कि दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या हुआ। जल्दी से 2 बड़ी बातें बता देती हूं। एक बार तो यह भी हुआ था कि एक उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से कह दिया था कि मैं देश भर में जाकर वोट नहीं मांगूंगा, तो सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली ही बुला लिया गया था और यहां पर कह दिया गया था आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से कि सब लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे और उससे तय होगा कि राज्य में आपकी स्थिति क्या रहेगी। और मैंने आपसे सवाल पूछा, ये तो इंदिरा गांधी ने किया था ना, कांग्रेस पार्टी के अपने ही उम्मीदवार को हराने का काम 1969 के चुनाव में किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में बट गई थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था इंदिरा गांधी ने। कम से कम सवाल का तो जवाब दीजिए ना अखिलेश जी। अच्छा जी, जवाब दे रहा हूं। आप सवाल का अधिकार आपको है, आप अच्छा सवाल विपक्ष से कर लेती हैं।
अभी जब हमारे बीजेपी के नेता बोले जैसे किस्सा गोई कहानी सुनते तो हूं करते हैं ना, मैं दोनों बार जगह सिर्फ आप हूं। आप हमसे सवाल करें, विपक्ष से सवाल जो नया आया ना कल्चर विपक्ष के अलावा मोदी जी देश के पर बाद सबसे ज्यादा लंबे समय मैं दे रहा हूं प्लीज परेशान न होइए, परेशान न होइए, प्लीज परेशान न होइए। नाराज हो जाते हैं अरे मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ, मैं तथ्य रख रहा हूँ। तो आप कहते हैं मैं आपको क्यों बुलाई हूँ? फिर वही आपकी बातों में हाँ मिलाने के लिए बुलाई नहीं हूँ। तथ्य रखने पे आप नाराज हो गए। सवाल पूछते हैं, तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने, तथ्य तो मैंने रखे हैं आपके सामने। देखिए अब आप बिदक गई, नाराज हो रही हैं। यही तो बात है ना कि आप शब्द लेकर आते हैं उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, प्लीज सुनिए, जवाब सुनिए। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए बिना नाराजगी के बोलिए। देखिए हम लोगों ने, नेहरू जी ने तो मंच से कह दिया था कि हम नहीं जानते थे, लोकसभा के एक प्रत्याशी को के मध्य प्रदेश में हम नहीं जानते थे कि इनके ऊपर मुकदमे हैं या अच्छे आदमी नहीं, आप लोग इनको मत तोड़ दीजिएगा। ये मादा कांग्रेस पार्टी रखती थी। आज क्या है, तमाम तरह के आरोप कोर्ट से लग जाने के बावजूद भी लोग मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। और आज 70 सालों बाद जनता ने मौका दिया है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, हर रोजाना मास्टर स्ट्रोक होता है और क्या खेला हो गया। ये खेला द्रौपदी मुर्मू चीन के साथ क्यों नहीं हो जा रहा है 2024 के पहले चुनावों में? अरे भाई आप लोग आप ही लोग बोल रहे हैं, आप ही ने बोला भी। हाँ। तो चीन के साथ ये खेला क्यों नहीं कर देना? तो चीन हिंदुस्तान में घुस के बैठ जा रहा है। इस देश की बैठती हुई भट्टा इकोनॉमी के साथ खेला। जब भी आप बैठ रहे हैं आप चीन लेकर आ रहे हैं, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया जा रहा है उस पर भी तो बात कीजिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी बोलने देंगे कि आप ही तय करेंगे क्या बोला जाएगा? बात हो नहीं रही है ना, तय करेंगे क्या बोला महामहिम का चुनाव है, देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, आप चीन लेकर जा रहे हैं बार बार। चीन पर जब डिबेट होगी तो किसी और मुद्दे की एंट्री करवा लेते हैं। एक आदिवासी महिला अगर इस देश की राष्ट्रपति बन रही है तो आप लोग खुले दिल से उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका था पूरे देश के सामने। इतनी परेशानी जब आप किसी की तुलना सारे मास्टर स्ट्रोक सारे काबिलियत से कर देंगे तो हम उस काबिलियत पर प्रश्न उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाइए। किसने अगर वो इतने काबिल हैं नहीं, अगर वो इतने काबिल है तो चीन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? चीन हमारे भूमि में क्यों कब्जा करता है? इकोनॉमी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अगर वो इतने काबिल हैं तो रोजगार को क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? कांग्रेस को चीन की बात तो करनी नहीं चाहिए। कांग्रेस को चाइना की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। हर तरह से चाइना के सामने घुटने टेक रखे हैं कांग्रेस ने। आप क्यों परेशान हैं? बीजेपी से तो आप परेशान हो रही है। अरे मैं इसलिए परेशान हुई हूँ कि देश को एक आदिवासी के तौर पर आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप मुझे बार बार चीन लेकर जा रहे हैं। अरे मेरी पीड़ा मत समझिए, आप द्रौपदी मुर्मू पर रहिए। अखिलेश जी इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आप जवाब दीजिए। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर डिबेट नहीं हो रही सर। प्लीज अखिलेश जी, प्लीज अखिलेश जी, जब आप किसी प्लीज अखिलेश जी। सबसे पहले आपने मुझे कहने के लिए बोला है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस को तो चाइना के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, जिसने देश को बेच दिया, हर तरह से घुटने टेक दिए चाइना के सामने। इनके प्रवक्ता को चाइना को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। कम से कम बात रखें, सिर्फ इतने के ऊपर बात रखें जहां पर राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हो रहा है वहीं तक ही सीमित रहे। और जब वहां पर वो बात करें तो कम से कम ये बात याद रखें कि इतना बढ़िया अवसर जनजातीय समाज के लिए दोनों ही नेता एक रंग में दिखाई दे रहे हैं, पीला पहने हुए। एक सेकंड अखिलेश जी, क्यों चीन चले जा रहे हैं आप लोग? अरे आदिवासियों पर बातचीत हो रही है, क्या आदिवासियों के दर्द को बयां करना नहीं चाहिए आपको? क्या आपको नहीं बताना चाहिए कि आदिवासी अगर आखिरी छोर पर खड़ा हुआ है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आपको नहीं बताना चाहिए कि अगर बीजेडी शासित राज्य में वहां तक बिजली नहीं पहुंची तो कौन है जिम्मेदार? आदिवासियों पर रहिए ना, हम पहुंच जाएंगे। 60 वर्षों तक इन्होंने राज करा, 60 वर्षों तक इन्होंने राज करा, उसके बावजूद भी जनजातीय समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए। और आज जो मौका मिल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर पहली महिला जनजातीय महिला के लिए एक वोट दे सकते थे, इन्होंने अपना दोहरा चेहरा पूरे देश को दिखा दिया। 60 वर्ष तक तो इन्होंने कुछ करा नहीं, और अब जब मौका था कम से कम पूरे देश के सामने ये दिखाने का तो पीछे रह गए। सारे देश का विपक्ष करना इनका काम सिर्फ अपोजिशन का नहीं होता है। और पता नहीं क्या क्या किन किन जगह के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ चर्चा बीजेपी की हो रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ की चर्चा एक सेकंड अखिलेश जी, चूंकि आज हमने डिबेट का टॉपिक रखा है, विपक्षी एकता क्या धराशायी हो गई है?
क्या खेला हो गया है। और मैं जल्दी से एक आंकड़ा दे देती हूं, यहां पर तमाम विपक्षी दलों ने भी, चाहे वो शिवसेना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके साथ आप झारखंड में सरकार चला रहे हैं, शिवसेना तो उसकी सरकार चली गई, वाईएसआरसीपी हो, टीडीपी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, बीएसपी हो, बीजेडी हो, एआईएडीएमके हो, जेडीएस हो, कर्नाटका की पार्टी या फिर सुभासपा है, हर किसी ने यहां पर समर्थन कर दिया है द्रौपदी मुर्मू का। विपक्षी एकता क्या धराशायी हो गई है 2024 के चुनाव के ठीक पहले। कैसे लड़ेंगे आप लोग भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश जी, जब विरोधी दलों के भीतर भी वो दो फाड़ करने में कामयाब हो रही है। आर्य शक्ति यादव जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ईडी के बदौलत आप सब कुछ कर ले रहे हो। चुनी हुई सरकारें, उत्तराखंड से शुरू करिए, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आपको जनादेश नहीं मिला था। और इसके पहले भी, अभी चुनाव के पहले भी सिन्हा जी ने कुछ बताया था। ये सारी ताकत आप अपने विपक्ष या विरोधियों को तो ध्वस्त करने में लगा दे रहे हो। बिहार में किसको जनादेश मिला था? गलत तरीके से। लेकिन देश की इकोनॉमी पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? 2020 में बिहार में रोजगार पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? नहीं, जीडीपी पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो? जेडीयू और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम जेडीयू जीती थी। अरे सुनिए, आप कह रहे हैं बिहार में भी, बिहार में तो ये लोग जीती थी। हाँ देखिए फर्क ये है, हाँ। देखिए चित्रा जी, फर्क ये है, आपको और बीजेपी को राजनीति दिख रही है, हमें देश दिख रहा है। दोनों की सोच में यही फर्क है। हमें देश दिख रहा है। आप सरकारें जरूर बना ले रहे हैं लेकिन देश बर्बाद कर रहे हैं, ये याद रखिए। और जब देश बर्बाद होगा तो ना आप बचेंगी ना बीजेपी बचेगी। क्लोजिंग कमेंट राज्यवर्धन आज आप भले खुश होकर के बीजेपी की जीत सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने करा। सुनिए जनाब, अरे सुनिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कहां चली गई? राज्यवर्धन जी को बोलने दीजिए अखिलेश जी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है राज्यवर्धन जी। जीएसटी कहां चली गई? ये एक प्रोग्राम कर लीजिए जो जिनका नाम इन्हीं को बोलने दीजिए वहां। ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त अगर किसी ने कर रहा है, इतिहास में जाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने करा है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ने की भी जरूरत है। फिलहाल देश एक इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है जब हिंदुस्तान को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रही है, और ये आजाद हिंदुस्तान में पहली बार होगा। पलक पावड़े बिछाए सभी इस बारे में इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में घोषणा होगी, लेकिन कम से कम द्रौपदी मुर्मू की ये जीत, जिसकी घोषणा होनी अभी बाकी है, इस बात को पुख्ता करेगी कि विपक्षी एकता में सेंध लगाने में बीजेपी किस तरह से कामयाब रही। 2024 पर भी क्या इसका पड़ेगा असर, और आदिवासी वोटरों में क्या सेंधमारी करके बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।